नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है सेकंड पेपर की तैयारी के अंतर्गत जो है C++ की क्लासेस जो हैं डेली देख रहे हैं। और आज अपन का जो है C++ का जो बेसिक से लेकर एडवांस तक का एक सफर होता है वो आज खत्म होने जा रहा है। इसके बाद हम ओप्स के कॉन्सेप्ट को C++ के साथ समझेंगे, उसके बाद हम प्रोफेशनल लेवल के जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे समझने वाले हैं। तो आज ये इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम ओप्स के कॉन्सेप्ट को C++ के साथ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम प्रोफेशनल लेवल यानी पूरा डीपली एडवांस जो होते हैं उसकी 4 क्लासें अलग से बनेगी, तो उनको भी हम अलग से जानने वाले हैं। मैंने आपको वादा किया था कि C++ आपको कंप्लीट स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक समझाने वाला हूं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद कुछ MCQs जो हैं एग्जाम के अंतर्गत जो आ सकते हैं, उस हिसाब से इस वीडियो के अंतर में आपसे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए, ठीक है। और जल्द से जल्द कोशिश करें कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें। 10 के सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी के लिए 2000 MCQ की बहुत बड़ी मैराथन सीरीज लेके आ रहे हैं, तो उसको भी अगर आप समय रहते प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करावें लोगों से, ठीक है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको आज के थंबनेल के अंदर देखने को मिल चुका होगा, हमारा जो टॉपिक किसके बारे में है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं लेने जा रहा हूं वो है रिकर्जन के बारे में। देखिए ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने सी लैंग्वेज के अंदर जो कॉन्सेप्ट समझे थे वहां पर कर लिए हैं। रिकर्जन मतलब अपने आप को वापस जो है दोहराते रहना, दोहराता या एक प्रकार से आप इस रिकर्जन को लूप के समान मान सकते हैं। रिकर्जन कैसा बिहेव करता है, लूप के समान ही काम करता है। ये जब तक सेटिस्फाई इसकी कंडीशन जो होती है सेटिस्फाई होती है तब तक ये चलता रहता है, अपने आप को दोहराता रहता है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर आगे आप रिकर्जन के बारे में जो थ्योरी कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या बोलते हैं। जिस फंक्शन में जो फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं। रिकर्जन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो लूप के समान कार्य करता है। रिकर्जन को एक सेटिस्फाई कंडीशन जो है लगती है जिससे रिकर्सिव फंक्शन काम करना बंद कर दें, ठीक है ना। इसके लिए क्या होता है कि जहां से वो कंडीशन जो होगी, मतलब उसको एरर लगे कि गलत लगे कि भाई यहां से कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो उसके बाद वहां पर क्या होता है कि वो जो रिकर्सिव फंक्शन होता है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन तब तक कॉल होता रहता है जब तक उसका सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। जब तक उसका सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तब तक वो अपने आप को दोहराता रहेगा। अगर नेक्स्ट अगर पॉइंट आपको दिखाएं तो यहां पर देखिए, अगर रिकर्सिव फंक्शन का सेटिस्फैक्शन नहीं होता तो इनफिनाइट लूप की संभावना रहती है। मतलब इनफिनाइट लूपिंग किसे कहते हैं ये समझिए। ये कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिससे देखो फंक्शन तो प्रोग्राम तो रन हो जाएगा, आपके कोई एरर नहीं रहेगी, लेकिन आप ऐसी कुछ कॉमन एरर उसके अंदर डाल देते हैं जिससे उसके रुकने का कोई भी जो है चांसेस नहीं रहे हैं। मैं एक अंदाजन अगर आपको मान के चलो कि यहां पर आपने बोला कि ये आई जो है तब तक चलेगा जब तक कि ये आई जो है वो 5 से छोटा हो। अब आपने जब कंडीशंस ऐसे कुछ क्रिएट की थी तो वहां पर आई प्लस प्लस करने की बजाय आपने माइनस माइनस कर दी लूपिंग के दौरान। अब क्या होगा कि ये लूप का जो मान है, आई का जो मान है वो बढ़ने की बजाय घटता रहेगा। अब आप मानोगे कि ये 0 से मतलब यहां से 4 से स्टार्ट होगा, जहां से आपने आई का मान दिया, जैसे मैंने आई का मान दे दिया 0, तो ये 0 से स्टार्ट होगा और अनंत तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि अब माइनस में तो संख्याओं का कोई है ही नहीं अनंत, तो वो अनंत तक चलता है। उसी अनंत तक चलने की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं भाई, इनफिनाइट लूपिंग के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ कॉमन एरर होती है जिनकी मदद से जो है, जिनके कारण जो है इनफिनाइट लूपिंग की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो ये भी लूप की तरह काम करता है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। ये अपने आप को बार बार दोहराता रहता है, अपने आप को कॉल करता रहता है जब तक कि उसकी कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती रहती है। अब ये काम कैसे करता है, यहां पर देखिए रिकर्सिव फंक्शन कैसा होता है, सॉरी। तो देखो पहले आप यहां पर देख सकते हैं वॉइड रिकर्सिव, आप फंक्शन का नाम लिखेंगे यहां पर, उसके अंतर्गत यहां पर आपके जो भी कोड है आप लिख सकते हैं और यहां पर आप जो है रिकर्सिव फंक्शन का जो है नाम इसके अंतर्गत आप डाल सकते हैं। अब यहां पर जो आपका मेन फंक्शन है, अब इसके अंतर्गत क्या है कि आपके रिकर्सिव फंक्शन को आप वापस कॉल कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी कोड है उसको आप यूजर को दिखा सकते हैं प्रोग्राम के दौरान। यहां पर एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिससे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यहां पर मेरे पास हेडर फाइल है iostream.h, आप conio.h हेडर फाइल को भी डाल सकते हैं प्रोग्राम का आउटपुट को देखने के लिए। यहां पर मैंने एक इंटीजर फैक्टोरियल नाम का मैंने जो है बना दिया है फंक्शन। इसके अंतर्गत देखो मैंने यहां पर आर्गुमेंट पास किया इंटीजर n। इफ यदि n का मान हो 0 तो वो रिटर्न करेगा 1 को, एल्स नहीं तो वो रिटर्न करेगा रिटर्न आपके n गुना फैक्टोरियल n माइनस 1, n का जो मान होगा उसमें से 1 को माइनस करेगा। उसके बाद देखो यहां पर आपका मेन फंक्शन है,
अब इस मेन फंक्शन के अंतर्गत मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इंटीजर a लिया है और फैक्टोरियल का मान लिया है मैंने 0। अब सी आउट कर देगा एंटर ए नंबर। अब जो भी नंबर डालेंगे वो चले जाएंगे a में अभी कोई भी मान है नहीं, तो जो भी मान डालेंगे वो a के अंदर चला जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर क्या है कि फैक्टोरियल बराबर फैक्टोरियल और ब्रैकेट के अंदर हमने a को पास कर दिया, इसके अंतर्गत सी आउट कर दी फैक्टोरियल ऑफ a, ठीक है, और इज फैक्ट। जो भी a का मान हम डालेंगे तो वहां पर वो जो है उसको फैक्ट के रूप में कन्वर्ट करके यहाँ पर आपको आउटपुट के रूप में दिखा देगा और इसको जो है रिटर्न कर देगा। इसको जो है यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो देखो यहाँ पर मैंने दिया 4, मैंने क्या दिया 4। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपका जो 4 है तो 4 को 4 से गुणा कर रहा है, मतलब 4 को 4 से गुणा किया जा रहा है डबल, तो वहां पर वो फैक्टोरियल मान 24 आपको जो है जनरेट करके दे रहा है। यहां पर ये देखिए, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूं जिससे आप ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएं। रिकर्जन को समझने के लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम जो है मैंने टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर टाइप कर दिया है और आपके सामने रख दिया है। एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसको आप फैक्टोरियल के मान के साथ समझ सकते हैं कि रिकर्सिव अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है और इसका जो है किस प्रकार से आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है ना। इंटीजर फैक्टोरियल के अंदर मैंने जो है इंटीजर पर का आर्ग्यूमेंट, तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने 2 वेरिएबल लिए एन और रिजल्ट, जो कि है इंटीजर प्रकार के, ठीक है ना। अब ये अपन से क्या करेगा, नॉन नेगेटिव नंबर जो है अपन से यहाँ पर ये इनपुट करवाएगा जो कि n का मान होगा। फिर क्या होगा कि रिजल्ट का मान क्या होगा, जो फैक्टोरियल के n का मान होगा, बराबर। अब यहाँ पर क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ n, ये बाद का काम रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम पहले क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो फैक्टोरियल नाम का जो फंक्शन बनाया है उसके अंतर्गत अगर यहाँ पर देखेंगे तो इंटीजर n को मैंने यहाँ पर इसके अंदर पास किया। अब यहाँ पर जांच कर रहा है कि n अगर छोटा हो 1 से, सॉरी n अगर बड़ा हो 1 से, तो वो रिटर्न करेगा n गुणा फैक्टोरियल जो होगा उसको, मतलब फैक्टोरियल के मान को जो है गुणा करेगा n के साथ, ठीक है ना। फैक्टोरियल का जो मान होगा वो n के साथ गुणा करेगा। अब फैक्टोरियल का मान क्या होगा, देखिए इसके अंदर ये चीज ध्यान रखेगा कि जो भी हम इनपुट देंगे वो देगा n का मान, अब n के मान से यहाँ पर जो है लेस होगा, फिर वो फैक्टोरियल के अंदर क्या करेगा, वहां पर ऐड होगा, फिर n को जो है रिटर्न के साथ, n को जो है फैक्टोरियल के साथ गुणा किया जाएगा। एक बार नॉर्मली इस प्रोग्राम को आप समझ लीजिए, उसके बाद में जो है इसको आपको एक इमेज के थ्रू समझाने वाला हूं जिससे आपको फटाफट सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपको मैं जो है इसको Ctrl+F9 से रन करता हूं तो ये आपसे एक नॉन नेगेटिव नंबर पूछ रहा है। मैं अगर यहाँ पर एक नंबर जैसे इनपुट कर देता हूं 4 और यहाँ पर अगर मैं एंटर करता हूं इसको, तो अभी आपको मैं यहाँ पर इसका आउटपुट पहले जो है शो करवा देता हूं, फिर मैं जो है इसको इमेज के थ्रू समझा देता हूं आपको। आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने एक 4 नंबर इसके अंदर जो है इनपुट किए हैं। अब 4 × 4 क्या हुआ, 24, ये इसका फैक्टोरियल नंबर है। लेकिन अब इसके पीछे का लॉजिक आप पूरा डीपली समझिए कि ये काम आखिर कैसे कर रहा था, ये 4 आया कैसे। बहुत जनों ने तो डायरेक्ट यहाँ से अंदाजा लगा लिया होगा कि 4 दिया यहाँ पर तो 4 में से 3 गए तो 3 × 4 ये तो आता ही नहीं यहाँ पर, तो ये तो चेंज ही हो गया पूरा। लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको समझने के लिए आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर आ जाइए, ठीक है ना। इस इमेज के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर मैंने जो n का मान दिया था वो क्या दिया था मैंने 4, ठीक है। अब वो इंटीजर n का मान हो गया यहां पर 4, जो भी हमने यहां पर इसके अंदर दिया था। अब यहां पर हो क्या रहा है कि 4 जो है यहां पर अभी बड़ा है 1 से, तो यहां पर आया इसके अंदर का, तो 4 जो है 4 में से 1 गया, कितना रहा भाई 3, तो वो नीचे आया। अब यहां पर भी जांच हुआ कि यहां पर भी देख रहा है यहां पर कि ये n से बड़ा है, बराबर, ठीक है, ठीक है। यहां पर ये बड़ा है अभी भी, तो इसके अंदर आया और, तो 3 में से 1 गए, यहां पर कितना रहा 2, वापस नीचे आया। यहां पर अभी भी जांच हो रहा है कि यहां पर जो है ये बड़ा है इससे, ठीक है, ये बड़ा है यहां पर 2 इससे, 1 से बड़ा है, तो 2 में से 1 गया, तो कितना बचा 1। अब यहां पर आया, अब n का मान हो गया 1, नीचे आया, 1 जो है 1 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो वापस ये रिटर्न करेगा यहां पर इसको। अब ये देखो बार बार जो है ऊपर रिटर्न करेगा 1, फिर वापस ये ऊपर करेगा यहां पर 2, फिर ये 3 और ऊपर फाइनल 4। अब यहां पर जब वो 4 × 4 से जो है गुणा करेगा तो वहां पर आपके जो है उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप ये भी हो सकता कि हर बार जब ये ऊपर जाएगा यहां पर तो रिटर्न करते समय इसका एक मान बढ़ेगा। इसका मान क्या होगा, एक बार जो है इसका मान बढ़ता रहेगा। अब फैक्टोरियल का जो मान है, देखो उसको समझने के 2 तरीके होते हैं। जो ये एक तो मेथड आपके सामने जो है अभी तक मैंने जो बताया नहीं है, और एक मेथड जो है मैंने जो अपने हिसाब से इसको सेटल किया वो वाला मैंने आपको बताया था कि 4 × 4 वो भी आपका यहां पर रिजल्ट देता है। एक ये भी आप यहां पर यूज कर सकते हो कि यहां पर जब ये रिटर्न करेगा ऊपर की ओर तो इसका मान वापस बढ़ता रहेगा। अब यहां पर हो क्या रहा है कि हमने यहां पर जो है ये लास्ट में जाके इसके अंदर क्या हो गया, 6 हो गया। अब 6 ×
4 अगर करते हैं तो भी यहाँ पर आपके पास क्या होगा 24 रिटर्न होता है। आप कोई भी मेथड जो है यूज ले सकते हैं उसको समझने के लिए। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था रिकर्जन के बारे में। रिकर्जन के बारे में आपको डेफिनेटली ये चीजें याद रखनी है कि रिकर्जन जो होता है वो एक ऐसा फंक्शन के लूप की तरह कार्य करता है जो अपने आप को बार बार दोहराता रहता है, और वो तब तक दोहराता रहेगा जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं हो जाए। अभी आपने अगर इस प्रोग्राम में भी देखा होगा तो यहाँ पर ये क्या होता है कि यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था, तो ये वापस क्या हो गया, यहाँ पर रिटर्न हो गया, या उसको मान सकते हैं यहाँ पर जो है लूप बंद हो गया, यहाँ पर रिकर्जन जो है वापस अपने मेन स्थान पर लौट गया। ये चीज थी अपने रिकर्जन से रिगार्डिंग, ठीक है ना। रिकर्जन किस प्रकार से काम करता है, होता क्या, ये सारा हमने देखा है। अब बात करते हैं लास्ट अपना जो कॉन्सेप्ट बताया वो है अपना कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होती है। इसको भी बहुत ही शानदार तरीके से मैं प्रोग्राम के अंदर समझाने वाला हूं। सी प्रोग्राम को या सी प्रोग्राम को रन करने के लिए आप क्या करते हैं, अलग अलग कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टर्बो, सी प्लस प्लस, कोड ब्लॉक करते हैं, कोई सी फ्री का भी यूज करता है, कोई डेव सी या सी प्लस प्लस का भी यूज करते हैं। अब कंपाइलर से प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले उसका सोर्स कोड बनाया जाता है, फिर प्रोग्रामर कुछ भी उसके अंदर जो है वैल्यू को रख सकते हैं और .cpp एक्सटेंशन टाइप करके वो उसके अंदर जो है उसको सेव करना होता है। ये आपको पता ही होगा। cpp किसका एक्सटेंशन है भाई, C++ का। .c किसका है, C लैंग्वेज का। ये याद रखना है आपको इन दोनों के। अब जो भी हम फाइल वगैरह बनेंगे इसको मैं आपको एक पीडीएफ जो दूंगा, इसके साथ आप पूरा लास्ट में समझ लीजिएगा ये काम कैसे करता है, ठीक है। ये सोर्स कोड होता है, उसके साथ प्री प्रोसेस को ऐड करके ये जो चीज अभी मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने C++ की फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि एक प्रोग्राम कैसे जो है एक्जीक्यूटेबल कोड बनता है या उसका फाइनल कोड कैसे जनरेट होता है। फिर वो प्री प्रोसेसिंग के साथ वो क्या करता है, कंपाइलर से जो है वो कनेक्ट होता है। कंपाइलर होने के बाद वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होती है और ऑब्जेक्ट फाइल से उसको जनरेट करता है। तो ऑब्जेक्ट फाइल का जो होता है एक्सटेंशन वो होता है .abj, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बता रखा है, सी लैंग्वेज के अंदर भी और C++ के अंदर भी। अब उसके बाद देखो उसके साथ जो फाइल होती है, जो भी उसके लाइब्रेरी रिगार्डिंग वो .lib की फाइल उसके साथ लिंक की जाती है और .executable फाइल को उसको जनरेट किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप समझ सकते हैं तो मैंने यहां पर एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बनाए हैं जिसके अंतर्गत आपको ये बता रहा हूं कि ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के अंतर्गत क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट होता है वो फाइल का जो पाथ होता है वो कमांड को आर्ग्यूमेंट को जो अपने अंदर जो है इंक्लूड करता है। मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम आपके सामने टाइप करता हूं और आपको यहां पर बता देता हूं इसको, ठीक है। यहां पर मैं ये सारा जो है क्लियर कर लेता हूं पहले। तो हम जो है यहां पर फाइल में जाके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसको यहां से क्लोज कर देते हैं, अपन ने इसको अभी सेव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर मैं जो है इस प्रोग्राम को एज इट इज आपको टाइप करके इसके अंदर दिखा देता हूं ये कैसे काम करता है। तो यहां पर मैं एक हेडर फाइल ले रहा हूं हैश include iostream.h, ठीक है। और एक और हेडर फाइल ले लेते हैं हम configuration io.h। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं void main और इसके अंतर्गत हम जो हैं दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, एक इंटीजर प्रकार का argc और दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पर इसी आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और इसके बाद हम जो है यहाँ पर एक इंटीजर आई का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इसके अंतर्गत। फिर हम एक CLR SCR फंक्शन को यूज कर लेते हैं जिससे ओल्ड रिजल्ट जो अपने अभी हमने किया था वो क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे /n करके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको इसके आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स की संख्या आ जाएगी। उसके बाद अगर आप देख पा रहे तो मैंने एक लूप बना दिया है। लूप के अंतर्गत मैं आई का मान दे देता हूँ 0 डिक्लेयर करता हूँ क्योंकि ऊपर मैंने आई का मान दिया नहीं है अभी तक। उसके बाद हम आई को कंपेयर करेंगे आर्ग्यूमेंट्स के साथ, यानी आई का जो मान होता है वो छोटा होना चाहिए आर्ग्यूमेंट्स के साथ, फिर i++, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको सी आउट कर देता हूँ और उसके बाद हम कर देते हैं /n आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट argv के आई का जो मान होगा वो प्रिंट होता रहेगा। तो आई के मान 0 से स्टार्ट होकर ये स्टार्ट करता जाएगा, जो भी हम मान देंगे इज एरे की तरह यहाँ पर जो है ये अपने साथ बिहेवियर करेगा, ठीक है। और अब इसको करते हैं Ctrl+F9 से इसको रन। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने आ चुका है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज 6। अब ये 6 इसलिए बता रहा है क्योंकि जब मैंने इसको इसके अंदर मेरा के आर्ग्यूमेंट सेट कर रखा है, मैं आपको इसको रिमूव करके दिखा देता हूँ पहले तो यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट के अंदर आके इन सभी को रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर सभी को, ठीक है। मैंने आर्ग्यूमेंट अभी कोई नहीं दिया इस बार। अब मैं वापस इसको F9 से कंपाइल कर लेता हूँ पहले, फिर वापस Ctrl+F9 से रन करता हूँ। अब देखिए आपके सामने सिर्फ आर्ग्यूमेंट आ रहा है एक,
बिकॉज इसके अंदर मैंने कोई भी आर्गुमेंट दूसरा पास नहीं किया कमांड लाइन के थ्रू। अब यहां पर देखो सिर्फ एक आ रहा है, और पहला भी आर्गुमेंट की जगह आपको अगर पता होगा तो फाइल का नाम और उसका पाथ जो है वो पूरा का पूरा आपको आ रहा है, जो कि इसका आर्गुमेंट, पहला जो आर्गुमेंट होता है वो आपके फाइल का पाथ और जो होता है वो उसका आर्गुमेंट के रूप में फाइल का नेम, और जो पाथ होता है वो आपके आर्गुमेंट के रूप में इसके अंतर्गत पास हो जाता है। अगर मैं इसके अंदर जाके यहां पर जो है कोई भी आर्गुमेंट पास कर देता हूं इस रन के अंदर जाकर, जैसे मैंने यहां पर कुछ आर्गुमेंट पास कर दिए ए बी सी और डी ई और एफ, बराबर। अब इसको एंटर करके इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया है। अब अगर यहां पर आप देख पा रहे हो तो इसको पास करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो है आर्गुमेंट अब जा चुके हैं। अब मैं अगर इसको अगेन अगर कंट्रोल प्लस F9 के थ्रू रन कर देता हूं, यहां से कंट्रोल प्लस F9 के थ्रू रन कर देता हूं, तो इस बार आप देख सकते हैं कि मैंने जो 7 आर्गुमेंट जो आर्गुमेंट दिए थे A B C D E F, ठीक है ना, तो ये हो गया आपके 6, और एक आर्गुमेंट फिर भी यहां पर ये जनरेट रहेगा 1। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंतर्गत जो आर्गुमेंट पास किए जाते हैं तो पहला आर्गुमेंट हमेशा जो है उस फाइल का पाथ जो होगा या फाइल का जो नेम होगा वो आर्गुमेंट के रूप में उसमें स्टोर होगा। ये एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ये किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखनी कि किस प्रकार से जो है आपके लिए काम करता है इसके अंतर्गत। अगर मैं इसके अंदर नेक्स्ट अब आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूं तो यहां से हम चलते हैं पहले अपने पीडीएफ की फाइल्स में। भाई सभी साथियों आप सभी जो है सेटिस्फाई है ना, एक से बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। रिकर्जन का मतलब होता है कि आप जो है अगर ऐसा कोई फंक्शन होता है जो बार बार अपने आप को दोहराता रहता है, कॉल करता रहता है, तो उसको हम किससे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम जो है रिकर्जन के रूप में जो है उसको रिकर्जन के रूप में हम जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। रिकर्जन मतलब अपने आप को बार बार दोहराना, ठीक है ना। तो ये एज ए लूप की तरह काम करता है। एमसीक्यू के हमारा अंदर आपको क्वेश्चन पूछ ले जाए कि रिकर्जन किस समान कार्य करता है, किस समान जो है आपके साथ बिहेव करता है, तो ये लूप की तरह कार्य करता है, ध्यान रखना। और बात अगर कमांड लाइन आर्गुमेंट की होती है तो कमांड लाइन आर्गुमेंट में ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हमेशा पहला आर्गुमेंट होता है इसके अंदर फाइल का जो पाथ होता है वो इसके अंदर आर्गुमेंट होता है, फाइल का नाम और जो पाथ होता है वो आर्गुमेंट के रूप में पास होता है। ये आज की क्लास थी भाई, जिसको मैंने आपको प्रैक्टिकल भी समझा दिया, और यहाँ पर हमारा जो एक C++ का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो सारा हो चुका है। अब हम जो है ओप्स के कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। उस ओप्स के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, हमने जो ओप्स के कॉन्सेप्ट वहां पर थ्योरेटिकल समझे थे उसको अब प्रोग्राम के साथ इंप्लीमेंट करके समझेंगे। उसके बाद हम प्रोग्राम का जो एडवांस कोर टॉपिक होता है पूरा डीपली लेवल तक वो सारा कुछ समझेंगे, एक्सेप्शन वगैरह, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सभी लाइक कर दो जल्दी से। अब आपके सामने जो एमसीक्यू आ रहे हैं उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूं भाई। एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, आप हाथों हाथ इसके लिए ट्राई कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, रिकर्सिव कॉल इज आल्सो नो एज, रिकर्सिव कॉल को किस नाम से भी जान सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉल, ऑपरेटर कॉल, रिकर्सिव स्टेप्स या नन ऑफ द अबव। तो देखिए भाई जिन्होंने भी अच्छी कोशिश की है देने की, तो यहां पर देखिए आपका आंसर होगा सी, रिकर्जन स्टेप्स के भी नाम से जानते हैं हम रिकर्सिव कॉल्स को, क्योंकि वो बार बार अपने स्टेप्स को दोहराता रहता है। अगर आपको पता हो तो प्रोग्राम के शुरुआत में जो प्रोग्राम मैंने रन किया था वहां पर आपने देखा तो स्टेप बाय स्टेप अपने आप को दोहरा रहा था, ठीक है ना। तो रिकर्जन स्टेप के रूप में भी जानते हैं रिकर्सिव कॉल को, ये याद रख लो, रट लो पूरा का पूरा, रिकर्सिव कॉल बराबर रिकर्जन स्टेप्स, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है आपका, ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड बाय इटसेल्फ ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज इज, एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को दोहराता रहता है, चाहे वो आपके डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट तरीके से, उसको क्या कहते हैं हम, सुपर फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन, मेन फंक्शन या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इस फंक्शन और इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेकर आ रहा हूं, एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को दोहराता रहता है, चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट तरीके से, तो उसको आपको मैंने बताया था कि उसको हम उसको जो है हम रिकर्सिव फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्या नाम से जानते हैं हम उसको, रिकर्सिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये सी आ चुका है, तो यहाँ पर जो है ये इसमें मिस्टेकली आ चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके होगा बी, ठीक है ना। रिकर्सिव फंक्शन के नाम से जानेंगे इसको, ये मिस्टेकली यहाँ पर आ चुका है, इसके लिए समझ आता हूँ, यहाँ पर ये इसका बी होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रिकर्जन इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। रिकर्सिव इनमें से किसके समान भी माना जा सकता है, स्विच केस, लूप,
इफ एल्स, या फिर आपके डी है आपके नॉन। रिकर्सिव जो होता है, रिकर्जन होता है वो किसके समान भी माना जा सकता है, ये आपको मैंने बताया था प्रोग्राम के दौरान 2-3 बार। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 3 का जो उत्तर है वो होगा आपके बी, लूप। मैंने आपको बताया था कि रिकर्जन जो होता है वो एज अ लूप की तरह कार्य करता है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे कुछ, जो मैंने कुछ एग्जाम्स के अंदर आ चुके क्वेश्चंस हैं, तो इनको उठाया है ताकि आपकी भी वापस रिपीटेशन हो चुका है। और बाकी लास्ट में हमारी जो टेस्ट सीरीज आ रही है वहां पर तो बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ही। वीडियो अच्छा लगा है और आज की जो एंडिंग अच्छी लगी तो आप सभी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार पढ़ते रहें, मस्त रहें। इसी के साथ मैं संपत लीलर आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।